नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा, मुख्य संपादक न्यूज़ पंडित मैगज़ीन। वर्तमान परिस्थिति के कारण इस बार का अंक आप तक दूसरे माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस ने जिस तरह की दहशत पूरी दुनिया में फैलाई है और उसके आगे मौत सस्ती और ज़िंदगी महंगी हो गई है, इस तरह का हाल हमारे देश भारत में भी है। जिसका कारण है कोरोना महामारी का भारत में फैलने का, वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना महामारी की गंभीरता को न समझ पाना। हिंदू हृदय सम्राट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो खुद को एक ग्लोबल लीडर की तरह स्थापित करना चाहते हैं और नोबेल पुरस्कार की अपेक्षा रखते हैं, कभी भी कोरोना वायरस की गंभीरता को समझ ही नहीं पाए। 22 जनवरी को CNBC के एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा था कि क्या वो कोरोना को लेकर चिंतित हैं। इस पर ट्रंप का इत्मीनान वाला जवाब था। ट्रंप बोले, सब कुछ नियंत्रण में है। एक आदमी चीन से लौटा था और चीज़ों पर काबू पा लिया गया है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज अमेरिका की क्या स्थिति है, इससे हम सभी परिचित हैं। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कोरोना वायरस को गंभीरता से न लेने का आरोप लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोरोना को गंभीरता से न लेने का आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि लाख विरोधों के बाद भी वहां पर पत्रकारों को राष्ट्रपति से सवाल करने की खुली छूट है। पर भारत के संदर्भ में आज के समय में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से यह आज़ादी छीन ली है। यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकता। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी साक्षात्कार भी अपने ही पसंदीदा मीडिया संस्थानों को देते हैं। 5 साल के पूरे कार्यकाल में एक भी पत्रकार वार्ता न करने वाले प्रधानमंत्री मोदी मीडिया की ताकत को कमज़ोर करने में लगे हैं। इस मामले में कोरोना महामारी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पहली बार 4 फरवरी को आया, जब स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदान ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय हालात पर नज़र रखे हुए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपने दैनिक प्रोटोकॉल पर काम करते रहे, जैसे 5 फरवरी को डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन, 13 फरवरी को वुहान निकासी दल का हिस्सा रहे मेडिकल कर्मचारियों की प्रशंसा करना, 19 फरवरी हुनर हाट का हिस्सा बनना, 22 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस को संबोधन करना, 24 फरवरी मोदी ट्रंप की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कोरोना पर पहली मीटिंग 3 मार्च को की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारियों का जायजा लिया और निर्देश दिया कि हमें छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। और यह छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम थे: इटली, ईरान, कोरिया, जापान के नागरिकों को भारत आने पर रोक लगाना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोगों की स्क्रीनिंग के बाद भारत में प्रवेश। चैनल और FM को यात्रा एडवाइजरी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने पर जोर देना। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने महिलाओं को अपना ट्विटर अकाउंट चलाने की जानकारी दी। यहाँ पर एक लाइन पर अत्यधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, और यह लाइन है छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम तब उठाए जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया के 195 देशों में से 73 देशों, लगभग 40% दुनिया तक अपने पांव पसार चुका था। पूरी दुनिया में 90,869 लोग कोरोना से संक्रमित थे, 3,112 मौतें हो चुकी थी और 30 देशों में वायरस की दूसरी स्टेज यानी लोकल ट्रांसमिशन शुरू हो चुका था। इसका मतलब है कि अब वायरस किसी भी प्रभावित देश से भारत में प्रवेश कर सकता था। और WHO ने त्यौहार जैसे कार्यक्रम न मनाने की सलाह दी थी। इससे पहले 28 फरवरी को पर हमारे प्रधानमंत्री ने छोटे और कदम उठाने की हिदायत दी। इससे पहले 28 फरवरी को WHO ने दुनिया में कोरोना का ग्लोबल रिस्क असेसमेंट वेरी हाई होने की जानकारी दी थी। इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में कोरिया 4,812, इटली 2,036, ईरान 1,501, जापान 268, फ्रांस 191, जर्मनी 157, स्पेन 114, सिंगापुर 108, अमेरिका 64, कुवैत 56, बहरीन 49, थाईलैंड 53 देश थे। साउथ एशिया में थाईलैंड 53, इंडिया 5, इंडोनेशिया 2, नेपाल 1, श्रीलंका 1, पाकिस्तान 5 और अफगानिस्तान 1
इन देशों में संक्रमित मरीज की शुरुआत हो चुकी थी। भारत के अंदर शेयर बाजार में इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। सेंसेक्स एक 1448 अंक गिरकर बाजार में हाहाकार मचा चुका था, जिसमें यहाँ पर कहना बहुत आवश्यक है कि यदि इस दिन भारत सरकार ने सभी कोरोना प्रभावित देशों से परिवहन संपर्क तोड़ दिया होता तो 21 दिन लॉकडाउन क्या शायद एक दिन जनता कर्फ्यू लगाने की भी आवश्यकता न होती। 9 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदान ने स्थिति को नियंत्रण में बताया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि 11 मार्च को जारी संशोधित यात्रा परामर्श, जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी रोजगार प्रोजेक्ट वीज़ा छोड़कर सभी लोगों का भारत में प्रवेश बंद कर दिया गया है। यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल के समूह ने लिया था, जिसमें उड्डयन, विदेश, गृह राज्य, पोत, रसायन, स्वास्थ्य राज्य मंत्री शामिल थे। 15 मार्च को ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कोरोना महामारी पर जानकारी साझा करने का आह्वान किया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एकदम नई महामारी पर देशवासी क्या सलाह दे सकते हैं। खैर, यह तो हमारे प्रधानमंत्री का काम करने का तरीका है, हर चीज़ में जनता को उलझाए रखने की आदत। 18 मार्च को प्रधानमंत्री कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि 19 मार्च को प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। 19 मार्च को रात 8 बजे प्रधानमंत्री का जनता संबोधन होता है। इस संबोधन में प्रधानमंत्री कहते हैं 22 मार्च को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जनता कर्फ्यू और सभी लोग शाम 5 बजे अपने अपने दरवाजे और बालकनी में खड़े होकर ताली थाली घंटी बजाकर कोरोना से लड़ रहे लोगों का अभिवादन करेंगे। 20 मार्च को प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और कहा, हमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पर यह लाइन बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में हेल्थ केयर के क्षेत्र में के लिए सबसे बड़ी योजना बनाई, आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री ने हेल्थ केयर के क्षेत्र में गेम चेंजर माना था। पर देश में आए स्वास्थ्य आपातकाल के समय इस योजना का कुछ भी फायदा देश को होता नहीं दिख रहा है। यह योजना पूरी तरह लड़ाई से बाहर है और अंततः प्रधानमंत्री को हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की बात माननी ही पड़ी। इस योजना पर खर्च की गई बौद्धिकता और धन यदि हम पहले ही हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाते तो आज कोरोना महामारी से लड़ाई इतनी कठिन ना होती। ऐसा नहीं है कि कोरोना महामारी कोई अपवाद है। पिछले साल बिहार के मुजफ्फरपुर में दिमागी चमकी बुखार महामारी के समय भी आयुष्मान भारत योजना कहीं भी चर्चा में नहीं थी। जिन गरीबों के लिए ये योजना बनाई गई थी वे सभी सरकारी अस्पतालों में भेड़ बकरियों की तरह भरे गए थे। एक अनुमान के हिसाब से आयुष्मान भारत योजना में 10 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने में प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यदि जनता कर्फ्यू की समीक्षा की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री 22 मार्च दिन रविवार को 7 बजे से 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का आह्वान करते हैं और उस दिन शाम 5 बजे लोगों को कोरोना महामारी से लड़ रहे डॉक्टर और उनके सहयोगी, सफाई कर्मी, एयरलाइंस कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी, अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े लोगों को धन्यवाद देते हुए 5 मिनट तक अपने घर के दरवाजे, खिड़की, बालकनी में खड़े होकर ताली थाली घंटी बजाकर उनको धन्यवाद देने का आह्वान करते हैं। ये बात बिल्कुल भी समझ से परे है कि वैश्विक महामारी घोषित हो चुके कोरोना संक्रमण की ये चेन एक दिन के जनता कर्फ्यू से कैसे टूट सकती थी। और यदि सरकार लंबी बंदी करना भी चाहती थी तो सरकार को पूरा अधिकार है कि ऐसे कठिन समय में किसी भी तरह के कड़े कदम उठा सकती है। और प्रधानमंत्री को तो लोग कड़े कदम उठाने वाले नेता के रूप में जानते हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय देश में अन्न की कमी हो गई थी। देश में भुखमरी के हालात हो गए थे। अमेरिका ने भी भारत को खाद्यान्न निर्यात रोकने की धमकी दे दी थी। उस समय देश के स्वाभिमानी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोगों से
एक दिन व्रत रहने की अपील रखी थी। देशवासियों ने शास्त्री जी के आह्वान को सर माथे रखते हुए एक दिन व्रत रखने का संकल्प लिया और पूरा देश एक हफ्ते में एक दिन व्रत रखने लगा। 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव ने यूपी में पुलिस रिफॉर्म का बहुत अच्छा काम किया और जनता और पुलिस के बीच में दूरी मिटाने के लिए पुलिस को देखते ही जय हिंद करने की मुहिम शुरू की। आवश्यक सुविधाओं से जुड़े लोगों का धन्यवाद देने के बहुत से अन्य तरीके भी हो सकते थे, जैसे सिर्फ ताली बजाना या राष्ट्रगान गाना, जो कि हम अभी तक हमेशा से करते आए हैं। पर ताली थाली घंटी बजाकर धन्यवाद देने को मैं व्यक्तिगत रूप से हिंदू धर्म की पूजा पद्धति के तरीके से जोड़कर देखता हूँ, जिसमें आरती के समय ताली थाली घंटी शंख बजाने की परंपरा है और इसके पीछे यह मान्यता है कि इस तरह से वातावरण में मौजूद कीटाणु इन सभी आवाज़ों से मर जाते हैं और वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। मेरे अनुसार प्रधानमंत्री इस तरह से कोरोना वायरस को ख़त्म करना चाहते होंगे, जो इस क्रिया के पीछे का छुपा संदेश है। यह और भी सत्य माना जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। राजनीति में आने से पहले वे एक सन्यासी का जीवन जीते थे और उन्होंने पहले भी इस तरह के उदाहरण जनता के सामने पेश किए हैं, जब उन्होंने देशवासियों को क्लाउड थ्योरी से अवगत कराया था, जिस समय भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में जाकर बम गिराए थे। उससे संबंधित एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बादल और बारिश से हमारे लड़ाकू हवाई जहाज पाकिस्तानी रडार से बच जाएंगे। इसके अलावा नोटबंदी को हम कभी नहीं भुला सकते। ताली थाली घंटी बजाकर कोरोना वायरस मारने जैसी थ्योरी के कारण ही शायद अंग्रेज हमें सांप बिच्छुओं का देश कहते थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के शाम 5 बजे के धन्यवाद कार्यक्रम के कारण जनता कर्फ्यू भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि लोग इस कार्यक्रम को एक त्यौहार की तरह मनाते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सब चीज़ें खत्म करते हुए घरों से बाहर भीड़ लगा ली। यह प्रधानमंत्री के बिना सोचे समझे कदम उठाने का एक और उदाहरण था। यहाँ पर हम सभी आपका ध्यान 23 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा कही गई एक बात पर ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने 23 मार्च को जारी प्रेस रिलीज के माध्यम से कहा था कि वे लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करने के प्रयासों के तहत खुद के होली समारोह में भाग न लेने का निर्णय किया है, जिसके बारे में 4 मार्च को प्रधानमंत्री ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी। विशेषज्ञों की सलाह पर प्रधानमंत्री का उठाया गया यह कदम बिल्कुल सही था, पर विशेषज्ञ यह सलाह प्रधानमंत्री को दे सकते थे तो भारत सरकार को भी लोगों को होली न मनाने का आदेश देना चाहिए था। पर भारत सरकार ने जनता से होली के दौरान इस तरह कोई भी आदेश जारी नहीं किया, जिसके कारण होली जैसे बड़े त्यौहार कोरोना महामारी के लिए एक जैकपॉट की तरह हो गए। पर हमारे देश में कुछ जिम्मेदार लोग भी हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझते हैं। कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए 9 मार्च को एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को इस बार घर पर रहकर होली मनाने की सलाह दी थी। यह वह समय था जब मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा लॉकडाउन पर चर्चा शुरू हुई थी। 24 मार्च 2020 रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए 25 मार्च से 21 दिन लॉकडाउन का आदेश दिया। लॉकडाउन में दिन के कुछ समय आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जी, राशन, बैंक आदि खुले रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों और जानकारों का तो मानना है कि यह लॉकडाउन सरकार को बहुत पहले ही कर देना चाहिए। किसी बीमारी का इलाज बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। लॉकडाउन के समय कोरोना महामारी गंभीरता की बात करें तो कुछ जानकारों का मानना था कि उस समय हमारे देश में कोरोना वायरस की दूसरी स्टेज चल रही थी, पर कुछ जानकारों का मानना है कि हमारे देश में कोरोना महामारी की तीसरी स्टेज पहले ही शुरू हो चुकी थी। शायद मुंबई की धारावी स्लम में कोरोना संक्रमण की खबरें आना इसका एक उदाहरण है। आइए कोरोना की इन स्टेजों को समझते हैं। पहला चरण। कोरोना वायरस का पहला चरण वह चरण होता है जिसमें कोरोना
उन लोगों को संक्रमित करता है जो कोरोना संक्रमित देश में जाते हैं। दूसरा चरण, इस चरण में वो लोग संक्रमित होते हैं जो कोरोना संक्रमित देश से लौटे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। तीसरा चरण, इस चरण में कोरोना संक्रमित देश से संक्रमित होकर लौटे व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों में संक्रमण फैलता है और यह बहुत बड़े स्तर पर होता है। इस स्टेज में यह पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है कि संक्रमित व्यक्ति में संक्रमण किन किन लोगों से होता हुआ आया है। जिस समय देश कोरोना महामारी की स्टेज 2 और 3 के बीच में खड़ा था या कुछ लोगों के अनुसार स्टेज 3 में था, 21 दिन का लॉकडाउन इस महामारी से लड़ने का सही उपाय पूरी तरह से नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन का आदेश आते ही लोग आवश्यक सामान जुटाते हुए बाहर भीड़ लगाने लगे। इसके अलावा रोज़ सुबह 11 बजे तक का जीवन पहले की तरह ही रहता था। लोग बाज़ारों में खरीदारी करते हुए सामाजिक दूरी जैसे फॉर्मूले को बिल्कुल भी भूल जाते थे। बहुत से प्राइवेट कंपनियों के तो दफ्तर भी आदि भी 11 बजे तक खुले रहते थे। और कौन भूल सकता है दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से दिहाड़ी मजदूरों का पलायन। रोज़ सुबह 11 बजे तक बाज़ारों, परचून की दुकानों और सब्जी मंडी में सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाते नज़ारों ने कोरोना वायरस से हमारी लड़ाई को कमज़ोर कर दिया। हालात की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिन लॉकडाउन की बजाय 21 दिन हालात की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी से 21 दिन लॉकडाउन की बजाय 21 दिन कर्फ्यू से कम देश को कुछ भी मान्य नहीं था। यही इस लड़ाई का सबसे सही हथियार हो सकता था या है। कोरोना से लड़ने के लिए जिस भीलवाड़ा मॉडल की बात हो रही है, उसमें राजस्थान के एक ज़िले भीलवाड़ा में 20 मार्च से ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब हालात ये है कि अप्रैल के शुरुआत से अब तक कोई भी नया मरीज नहीं सामने आया है। भीलवाड़ा में बहुत अधिक आवश्यकता में भी 21 दिन लॉकडाउन के साथ शुरुआती 7 दिन या कम से कम 3 दिन कर्फ्यू ही इस महामारी का वास्तविक इलाज था। शुरुआती 3 या 7 दिन कर्फ्यू से प्रशासन को आगे की योजना बनाने का समय मिल जाता और बाद में बचे दिनों में प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से लॉकडाउन का पालन कर सकता था। 21 दिन लॉकडाउन प्रधानमंत्री मोदी की अधूरी प्लानिंग का एक और उदाहरण साबित हुआ। अगर लॉकडाउन 21 दिन के बाद बढ़ता है तो ये माना जा सकता है कि लॉकडाउन पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। इसकी जगह अगर कर्फ्यू लगाया जाता तो शायद परिणाम और बेहतर आते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि देखते देखते हमारी सरकार की नाक के नीचे से कोरोना वायरस हमारे देश में प्रवेश करके एक महामारी बन गया। बिना गलतियों और लापरवाही के यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। और हमारे देश में सांप्रदायिक विचारधारा इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि आज तक सरकार में बैठे किसी भी व्यक्ति का इस्तीफ़ा नहीं मांगा गया। तत्काल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ कि देश ने अपना बहुत कीमती समय और देशवासियों ने अपना बहुत कीमती वोट आपको दिया है। इस समय को हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों में ना बर्बाद करें। एक राजा के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। यहाँ मैं अपनी फ्रेटर्निटी के कुछ लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो पर देश को कमज़ोर करने वाले विषयों से बिल्कुल भी समझौता ना करें, क्योंकि देश मजबूत रहेगा तो ही मीडिया भी समृद्ध रह पाएगा। तभी अखबार और मैगजीन पढ़ी जाएगी, चैनल देखे जाएंगे, विज्ञापन छपवाए जाएंगे। आज देश जिस स्थिति में है वहाँ पर मीडिया को अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय करनी होंगी। यह पूरा विश्लेषण 25 मार्च तक की परिस्थितियों तक है और मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह विश्लेषण सही लगा है और आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो इससे अपने सभी जानने वालों को ज़रूर भेजने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरह के सुझाव व सलाह हमें न्यूज़ पंडित वीकली
NEWSPANDIT NEWSPANDITWEEKLY@gmail.com या sharmavivek0123@gmail.com SHARMAVIVEK0123@gmail.com पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।